अब तक हम स्टडी कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस प्रकार से आइसोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिबिट होता है। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स को समझा था इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। साथ ही हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, उसमें डिफरेंट केसेस को स्टडी किया था। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और डिफरेंट केसेस लेकर के हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस प्रकार इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिबिट होता है, ये कितने इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सिस एंड ट्रांस के रूप में आपने इन्हें जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है अनदर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर, जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रेस्पेक्ट में स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, या ऑप्टिकल आइसोमर्स किस तरीके के कंपाउंड होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। देखिए, सबसे पहली चीज ये आती है कि इस आइसोमेरिज्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना जो भी एग्जिबिट करेंगे, दैट मींस जो आइसोमर्स इस फिनोमिना को एग्जिबिट करेंगे, दे आर एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो फिनोमिना है वो रिलेट करता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो आपने कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है इससे पहले फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अनदर वे में, लेकिन आपने उनके ऑप्टिकल एक्टिवनेस के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई नहीं किया हुआ है। तो आपके लिए समझना आवश्यक है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते क्या हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अगर हम ऑप्टिकल एक्टिवनेस के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं कंपाउंड्स का, तो हमें दो तरीके के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरे होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो चलिए समझते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। किसे समझना होगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो जानते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। देखिए, हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, उस ऑर्डिनरी लाइट वेव के जो ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस होते हैं वो इन ईच एंड एवरी डायरेक्शंस ऑब्टेन होते हैं। ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन जब इस लाइट को पोलराइजर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, यहां पर मैं बना दे रहा हूं एक निकोल प्रिज्म, ये हमने प्रिज्म ले लिया है, इसका नाम मैं लिख रहा हूं। ये हमारा पोलराइजर है निकोल प्रिज्म। तो जब ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर या निकोल प्रिज्म से पास आउट करवाया जाता है, तो निकोल प्रिज्म या पोलराइजर क्या करता है, ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस में होने वाले वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस हैं, इनमें से केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस को ट्रांसमिट होने देता है, पास होने देता है, और बाकी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन ऑब्टेन हो जाती है। अब हमें केवल और केवल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को कंटेन करने वाली लाइट ऑब्टेन होगी। तो ऐसी लाइट जिसमें केवल और केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने वाले वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस ऑब्जर्व हों, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे हम क्या कह देते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल विद्युत प्रकाश क्या होगा? वह प्रकाश जिसमें केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में होने वाले कंपन मौजूद हो, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड
लाइट। आई होप प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियरली आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। होता क्या है, जब किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, एक विशेष प्रकार की ट्यूब होती है जिसे आप पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं। ये मैंने बना दिया है आपकी पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब। इस ट्यूब में उस कंपाउंड के सॉल्यूशन को हम भर देते हैं जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हमें चेक करना होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यहां पर मैंने ले लिया है, इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। जब कंपाउंड के सॉल्यूशन से ट्रांसमिट करवाया जाता है या पास आउट करवाया जाता है किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मेंशन कर दे रहा हूं, ये है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जब इसे पोलरीमीटर ट्यूब में रखे हुए कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करवाया जाता है तो आपके पास तीन कंडीशंस ऑब्टेन होती हैं, हो सकती हैं, तीन रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तीनों रिजल्ट मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। हो सकता है ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऑसिलेशन से हैं, ये लेफ्ट साइड को ड्रिफ्ट कर जाएं, और लेफ्ट साइड को ड्रिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको ये ऑसिलेशन ऑब्जर्व होंगे। ये भी हो सकता है ये जो ऑसिलेशंस हैं आपके या वाइब्रेशंस हैं, ये आपके राइट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएं इस तरीके से। दैट मीन्स ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस हैं, इनमें आपको कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हो। और एक कंडीशन और है, इसमें किसी प्रकार का चेंज आपको ऑब्जर्व न हो। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में ये वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस हो रहे थे उसी डायरेक्शन में आपको ऑब्टेन हो जाएं जब पोलरीमीटर ट्यूब में रखे हुए सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड से इन्हें पास आउट करवाया जाए। तो ये तीन कंडीशंस आपके पॉसिबल हैं, कोई ना कोई कंडीशन आपको ऑब्टेन हो। तो ये जो बीच वाली कंडीशन है जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई भी चेंज आप नहीं देखेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे कंपाउंड्स को जिनके सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारे जाने पर किसी प्रकार का चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कह देते हैं। और जबकि ऐसे कंपाउंड जिनसे पास आउट करवाए जाने पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस हैं वो या तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएं या राइट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएं, इन बोथ केसेस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, will be optically active। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर ऐसे हैं
दो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनमें से एक क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जितना ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस को, उतने ही अमाउंट में अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस को राइट डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है, तो वो उसका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। दैट मीन्स वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिबिट होगा। उस कंडीशन में ये जो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेशन दिखा रहा है वो आपका कहलाएगा लेबोरोटेटरी या एल आइसोमर, और जिसमें आपको राइट हैंड डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में रोटेशन देखने को मिल रहा है वो कहलाएगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी आइसोमर। तो हमारे ये दो टाइप के आइसोमर्स एग्जिबिट होंगे किस केस में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में। वो रोटेटरी या एल आइसोमर है और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी आइसोमर्स है, ये एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होती है। क्या होती हैं, मिरर इमेजेस होती है। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक और नाम से जाना जाता है और ये नाम क्या है इसका, मिरर इमेज आइसोमेरिज्म। अब मिरर इमेज टर्म से आप भली भांति परिचित है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने आपने रखा हुआ है तो मिरर पर उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। वह इमेज ही क्या कहलाएगी, मिरर इमेज कहलाएगी। तो दो तरीके की होती है मिरर इमेजेस। अब वो दो तरीके क्या क्या है, दो जो टाइप्स हैं मिरर इमेजेस के क्या क्या है, उसे समझते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। देखिए पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मेरे पास ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, A4 साइज का एक व्हाइट पेपर है। अब इस पेपर की मिरर में बनने वाली इमेज को आप इमेजिन कीजिए, वो कैसी होगी, वो बिल्कुल इसके ही जैसी होगी। टॉप का सिरा टॉप में, बॉटम का सिरा बॉटम में, लेफ्ट पोर्शन राइट में, राइट पोर्शन लेफ्ट में आपको दिखाई देता है मिरर इमेज में, अगर आपने ध्यान दिया हो। अब चूंकि इसमें लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही इमेज आपको दर्पण में दिखाई देगा। अब अगर उस मिरर इमेज को मैं इसके ऊपर रख दूं तो वो मिरर इमेज इसको पूरी तरीके से क्या कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। तो ऐसी मिरर इमेज जो कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली ओवरलैप कर सकती है उसे हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं अपना लेफ्ट हैंड का पाम। मेरे बाएं हाथ की हथेली को देखिए और इसकी मिरर पर बनने वाली इमेज को इमेजिन कीजिए। तो जो मुझे ये थंब लेफ्ट साइड को दिख रहा है वो कहां चला जाएगा इमेज में, वो राइट साइड को चला जाएगा। और जो राइट साइड में आपको क्या दिख रही है, लिटिल फिंगर दिख रही है, वो कहां दिखाई देगी, वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर। दैट मीन्स क्या होगा, इसका जो राइट पोर्शन है वो लेफ्ट में दिखाई देगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में दिखाई देगा। ऐसा ही आपको हम किसमें दिखाई देता है, राइट हैंड के पाम में भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं हमारा जो लेफ्ट हैंड पाम की इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो होगी राइट हैंड पाम की जैसी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। क्या इस मिरर इमेज को इस ऑब्जेक्ट पर रख करके इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली ओवरलैप किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके की मिरर इमेज जो कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली ओवरलैप ना कर सके, उस पर सुपर इम्पोज ना हो सके, उसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये जो मैंने कहा मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होती हैं, ये जो मिरर इमेजेस होती हैं वो कैसी मिरर इमेजेस होती हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। कैसी मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब फिर से मैं अपने एग्जांपल्स पर लौट रहा हूं। पहले वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट लिया था A4 साइज का व्हाइट पेपर
और जो इसकी मिरर इमेज थी वो हमें प्राप्त हुई थी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इस ऑब्जेक्ट को जरा ध्यान से देखिए, क्या इसमें आप सिमेट्री देख रहे हैं? क्या इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसे हम वर्टिकली 2 इक्वल हाफ में काट सकते हैं, इसको हम हॉरिजेंटली भी 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसमें सिमेट्री है। इस वजह से इसकी जो मिरर में इमेज आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। कैसी मिरर इमेज है? सुपर इम्पोजेबल। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल होंगे उनकी जो मिरर इमेजेस होंगी वो उन पर सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगी। अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो एग्जांपल लिया हुआ था हमने लिया होता लेफ्ट हैंड के पाम को। जरा इसमें देखिए, क्या इसको वर्टिकली 2 इक्वल हाफ में काटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हॉरिजेंटली काटा जा सकता है? नहीं। किसी भी तरीके से आप इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होने के कारण क्या है? अनसिमेट्रिकल है। जहां पर अनसिमेट्री पाई जाएगी, जहां पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, तो वहां पर आपकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो यहां पर मैं इस चीज को मेंशन कर दे रहा हूं। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ना ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। किसी भी तरीके से आपको सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं होगी। अब अगर किसी भी तरीके की सिमेट्री मौजूद नहीं है तो ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कायरल कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या होंगे? ये कायरल होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कायरल कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंपाउंड है, जिनकी मिरर इमेज उन पर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकती, क्या करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को एग्जिबिट करते हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन, ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की है, इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम चेक करेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करेंगे, किन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको एग्जिबिट होगी और किन में नहीं होगी। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आइसोमेरिज्म पर, वो पूछे जाते हैं हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ही चुके हैं। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को चेक करना सीख गए तो हम उन्हीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ ऑप्टिकल आइसोमर्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर अपने नोट्स तैयार कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, स्पेशली इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट